Assalamu alaikum students. My name is Dr. Samiullah and I am biology lecturer in Superior Group of Colleges. Today's topic is human digestive system and human digestive system में हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है कि आप प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि आपकी जो फूड है जब आपकी एसोफेगस तक पहुंच जाएगी तो अब आपकी जो फूड है वो एसोफेगस से गुज़र के आपके स्टमक तक कैसे जाएगी, आपके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे जाएगी और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन तक कैसे पहुंचेगी। अब इस सारे प्रोसेस में जो मूवमेंट इन्वॉल्व है इसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। पहले मैं चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स मैं आपको पेरिस्टालसिस मूवमेंट का कंसेप्ट सिखा दूँ। देखें, ये आपकी बोलस है, आपका जो फूड आपने चबाई थी माउथ में उसको हमने बोलस कहा था। अब वो बोलस आपकी यहाँ एसोफेगस में पहुँच गया। इस बोलस के बिल्कुल ऊपर आपकी एसोफेगस के जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट कर जाएंगे। अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं कि ये सर्कुलर मसल्स हैं, जब सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो वो इस तरह से जगह को, डायमीटर को नैरो कर देंगे। तो सर्कुलर मसल्स के कंट्रैक्ट होने की वजह से आपकी एसोफेगस वहाँ से नैरो हो जाएगी। आपके बोलस के इमीडिएटली नीचे आपके एसोफेगस में मौजूद लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ये दोनों स्मूथ मसल्स की टाइप्स हैं जो आपकी पूरी एसोफेगस और पूरे एलिमेंट्री कैनाल में मौजूद हैं। तो बोलस के ऊपर सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट कर जाएंगे और बोलस के नीचे जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे। अब जो लॉन्गिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो इस तरह से मसल्स हैं। अब जब देखिएगा वो कंट्रैक्ट करेंगे तो वो इस तरह से उस जगह को वाइड कर देंगे। ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, ये कंट्रैक्ट होंगे तो वो वाला एरिया वाइड हो जाएगा। तो बोलस के नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कंट्रैक्ट होंगे, वो एरिया वाइड हो जाएगा, तो बोलस ऊपर से नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली पुश हो जाएगा। ठीक है, इस तरह स्टेप बाय स्टेप ये आपकी एसोफेगस को पास करता हुआ बोलस आपके स्टमक तक पहुंच जाएगा। और स्टमक के ऊपर एक स्फिंक्टर मौजूद है जिसको हम कार्डिक स्फिंक्टर भी कहते हैं और गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर का नाम भी दिया जाता है। ये स्फिंक्टर अभी बंद है क्योंकि जब तक बोलस यहाँ तक नहीं पहुँचेगा ये कार्डिक स्फिंक्टर और जिसको गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर कह रहे हैं ये स्फिंक्टर अभी बंद रहेगा जब तक ये फूड और बोलस यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। पेरिस्टालसिस मूवमेंट को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए इसकी सबसे पहले डेफिनेशन है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये करेक्टरिस्टिक मूवमेंट आपके एलिमेंट्री कैनाल की जो कि आपके माउथ से शुरू हो जाती है और एनस तक हो रही होती है और इसका काम है कि फूड को मूव करना एक पोर्शन से अगले पोर्शन में। और इसमें सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कंट्रैक्शन है। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया किस तरह बोलस के ऊपर मसल्स की कंट्रैक्शन सर्कुलर की और बोलस के नीचे किस तरह से मसल्स की कंट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखें कि यहाँ पे अगर सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो नो डाउट रिलैक्स कर रहे होंगे, यानी कि एक जगह पे दोनों तरह के मसल्स हैं। अब इसी तरह यहाँ पे अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो सर्कुलर मसल्स रिलैक्स कर रहे होंगे। तो मैंने आपको बड़ी सिंपल सी बात बताई कि अगर यहाँ बोलस के ऊपर सर्कुलर मसल्स आर इन द कंट्रैक्टेड फॉर्म देन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर इन द रिलैक्स फॉर्म। बोलस के नीचे longitudinal muscles are in the contracted form while circular muscles are in the relaxed form। एक कंट्रैक्ट कर रहा है और दूसरा रिलैक्स कर रहा है।
तो इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो फूड है उसको हम पुश करते जाएंगे एक एक स्टेप आगे, और वो आपकी एलिमेंट्री कैनाल में मूव करेगी। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपकी फूड जब माउथ के पोस्टीरियर साइड पे माउथ के एंड पर पहुंचती है तो वहाँ से पेरिस्टालसिस मूवमेंट शुरू हो जाती है, और ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है जब तक आपकी एनस स्टार्ट नहीं होती। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती है। एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट को हम कॉमनली वॉमिटिंग भी कहते हैं। अब जैसे क्या होता है कि अगर आपने कोई पॉइजनस मटेरियल, कोई टॉक्सिक मटेरियल या कोई ऐसी फूड खा ली जिसका स्मेल और टेस्ट अच्छा नहीं था, या उसमें कोई ऐसा मटेरियल मौजूद था जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो जब आप ऐसी कोई फूड इंजेस्ट कर लेंगे, खा लेंगे, तो वो आपके स्टमक तक पहुंचेगी, तो वो स्टमक को जाके इरिटेट करेगी, परेशान करेगी, तंग करेगी। तो आपका जो स्टमक है वो आपके ब्रेन को मैसेज भेजेगा कि कुछ हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो हमें नुकसान दे सकती है। तो आपका ब्रेन क्या करेगा, वो जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उनको ऑपोजिट कर देगा। तो जो फूड आपके इंटेस्टाइन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंची थी, या वो फूड आपके स्टमक में मौजूद थी, तो सारी मूवमेंट रिवर्स हो जाएगी और वो नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक से वो फूड निकल के वापस ऊपर आपके मुंह से बाहर आ जाएगी, विच इज़ नॉन एज वॉमिटिंग और एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, फिर हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट से रिलेटेड एक और टर्म है विच इज़ नॉन एज हंगर पैंग। हंगर पैंग क्या है कि ये आपकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही है, लेकिन जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, और ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका कम क्यों होगा, क्योंकि आपको खाना खाए हुए 12 से 24 घंटे गुजर जाएं। अब जैसे अगर हम एग्जांपल मैं आपको दूं कि आपने रात को खाना खाया, सपोज रात 8 बजे आपने खाना खाया और आप उसके बाद सो गए, सुबह 8 बजे आप उठे तो 12 घंटे का टाइम गुजर गया, तो 12 घंटे में आपने कुछ नहीं खाया, तो इसलिए अब आपके बॉडी में, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होना शुरू हो गया। अब आपकी बॉडी आपको कैसे बताएगी कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम हो रहा है? तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल की पेरिस्टालसिस मूवमेंट है इनको बढ़ा देगी, और इनके ज़्यादा होने की वजह से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के ज़्यादा होने की वजह से आपको एक अनकम्फर्ट, अजीब सी बेचैनी पेट में फील होगी, विच इज़ नॉन एज हंगर पैंग, जिसको हम आम ज़ुबान में लेमैन टर्म में कहते हैं पेट में चूहे दौड़ना। ठीक है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इस बच्चे को भूख लग रही है शदीद। तो हंगर पैंग क्या होता है कि जब आपको खाना खाए 12 से 24 घंटे गुजर जाएं, ये मुख्तलिफ इंसानों में मुख्तलिफ टेंडेंसी है कि कईयों को 12 घंटे बाद, कुछ को 15 के बाद, कुछ को 20 घंटे बाद भी हो सकता है। तो इतना टाइम गुजरने के बाद आपके ब्लड में जब भी ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो आपकी बॉडी आपको अलार्म करेगी, आपको जगाएगी कि आपको कुछ खाने की नीड है। तो वो कैसे आपको समझाएगी, आपकी पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन को बढ़ा देगी, और उसकी वजह से आपको एक एबनॉर्मल सेंसेशन का एहसास होगा, विच इज़ नॉन एज हंगर पैंग। डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी सोचा कि जो न्यूटन साइंटिस्ट ने ग्रेविटी का कंसेप्ट हमें दिया, तो क्या वो ग्रेविटी हमारी फूड के ऊपर भी एक्ट करती है कि नहीं? जैसे कि अगर आप किसी फूड को खा रहे हैं या अगर आप पानी पी रहे हैं, तो वो पानी और फूड नीचे स्टमक की तरफ जा रहा है, और नीचे स्टमक की तरफ जा रहा है, और आपको पता ग्रेविटी भी हर चीज़ को नीचे की तरफ पुल कर रही है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर आप सपोज हेड स्टैंड पोजीशन होता है कि आप अपना सर नीचे कर लें और टांगे ऊपर कर लें। अब आप सर नीचे और टांगे ऊपर करके आप किसी चीज़ को खाएं, तो क्या वो फिर भी आपके स्टमक में जाएगी?
क्योंकि अब आपका जो स्टमक है वो ऊपर हो गया। जब आपने सर नीचे और टांगे ऊपर की हैं तो आपका स्टमक ऊपर हो गया। अब आपकी जो फूड है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी आपके स्टमक में जाएगी। और क्यों जाएगी? आपकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से। तो आपको बताया ये जा रहा है कि अगर आप सीधा खड़े होकर कुछ खाएं पिएं तो ग्रेविटी की वजह से वो फूड और पानी आपके स्टमक में चला जाएगा। उसके साथ पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी हेल्प कर रही होगी। लेकिन अगर आप सर नीचे और टांगे ऊपर करके कुछ खाएं तो फिर भी वो आपके स्टमक में ही जाएगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि आपकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट उसको स्टमक में पहुंचा के ही दम लेगी। ठीक है, तो इसलिए ग्रेविटी फूड पे एक्ट ज़रूर करती है, लेकिन जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी हो जाएं सर नीचे टांगे ऊपर करके तो फिर पेरिस्टालसिस मूवमेंट पूरी कोशिश करेगी कि वो फूड आपके स्टमक में ही जाए। लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखें, डू नॉट ट्राई दिस ट्रिक एट योर होम। ठीक है, घर पे बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है आपने टांगे ऊपर और सर नीचे करके कुछ खाएं। ये आपके गले में विंड पाइप में भी फंस सकता है और आपके लिए डेंजरस हो सकता है। इसलिए आप ऐसी कोई अटेम्प्ट घर पर नहीं करेंगे। हमारा जो ओरल कैविटी एसोफेगस पढ़ने के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो डाइजेशन इन स्टमक है। मैं आपको स्टमक का थोड़ा सा एनाटॉमी और स्ट्रक्चर बताता चलूँ। स्टमक एक जे शेप ऑर्गन है। स्टमक जहाँ से शुरू होता है उसके ऊपर वाले एरिया को फंडस कहते हैं। फिर स्टमक का जो नीचे बड़ा एरिया है इसको बॉडी ऑफ स्टमक कहते हैं। और इसके नीचे आके ये जो नीचे कर्व एरिया है ये वाला सारा, इसको पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक कहते हैं। फिर आपको जे शेप होने की वजह से नज़र आ रहा है कि यहाँ पे स्टमक थोड़ा सा कम कर्व है, लेस कर्वेचर है। यहाँ पे आपको कर्व ज़्यादा नज़र आ रहा है, ये ग्रेटर कर्वेचर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ये आपकी एसोफेगस है जो यहाँ पे आके ख़त्म हो गई है और यहाँ से आपका स्टमक स्टार्ट हो गया। स्टमक में 3 तरह के स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जैसे एसोफेगस में थे, सर्कुलर मसल्स हैं जैसे एसोफेगस में थे, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्मूथ मसल्स की लेयर है विच आर नॉन एज ओब्लिक मसल्स। ये ओब्लिक मसल्स आपको सिर्फ स्टमक में मिलेंगे, जबकि सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आपको पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मिलेंगे, यानी कि एसोफेगस में, स्टमक में, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन ओब्लिक मसल्स ये स्पेशल मसल्स हैं जो फूड को ग्राइंड करने में, फूड की चर्निंग में स्टमक की हेल्प करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको स्टमक में ही मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपसे ये पूछें कि स्टमक में पेरिस्टालसिस मूवमेंट किन मसल्स की वजह से होती है, तो उसका आंसर है लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। और अगर हम आपसे ये पूछें कि फूड की ग्राइंडिंग कौन से मसल्स करते हैं, तो उसका आंसर है ओब्लिक मसल्स। अब ऑफ कोर्स कि स्टमक में दांत तो नहीं लगे हुए, तो जिस तरह हमारे मुंह में फूड की ग्राइंडिंग होती है इस तरह आपके स्टमक में भी फूड की ग्राइंडिंग होती है, लेकिन जाहिर है कि वो दांतों की वजह से नहीं हो रही, वो ओब्लिक मसल्स की वजह से हो रही है। स्टमक हम डिटेल स्टार्ट करेंगे। स्टमक हमारा एक ऑर्गन है जो डायफ्राम, ये आपके पेट को और चेस्ट को अलग करने वाला एक मसल होता है जिसको डायफ्राम कहते हैं। तो डायफ्राम के बिल्कुल नीचे आपकी लेफ्ट साइड पे ये प्रेजेंट होता है। ये एक इलास्टिक मस्कुलर बैग है जो फूड को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे हम ये कहें कि आपके स्टमक का जो असल फंक्शन है वो फूड को स्टोर करना है ताकि डिसकंटिन्यूअस फीडिंग पॉसिबल हो सके, यानी कि आप एक दफ़ा फूड खाएं और वो कुछ देर स्टमक में स्टोर हो जाए और आप उसके 5, 6, 10, 12 घंटों तक कुछ ना भी खाएं तो वो फूड आपके जो स्टमक में है वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके आपको एनर्जी देती रहेगी। तो इसलिए स्टमक का बेसिक पर्पस ये है कि आपको हर वक्त खाने की नीड ना हो। आप एक दफ़ा खाएं
और 5, 6, 7 घंटे आप आसानी से अपनी स्टडीज़ कर सकें, अपने काम कर सकें। स्टमक का फूड को स्टोर करने के अलावा दूसरा फंक्शन है फूड को या फूड में मौजूद प्रोटीन्स को पार्शियली डाइजेस्ट करना, मतलब कि हाफ डाइजेशन करवाना। पार्शियली डाइजेशन क्या होता है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं स्फिंक्टर्स ऑफ मसल और स्फिंक्टर्स ऑफ स्टमक कौन कौन से हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो स्फिंक्टर्स हैं इनका मतलब है कि ये थिक सर्कुलर मसल्स होते हैं जो कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल में फूड की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, तो इनको हम स्फिंक्टर्स का नाम देते हैं। लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, मैंने आपको पहला स्फिंक्टर बताया था कि आपकी एसोफेगस के शुरू पे एक स्फिंक्टर होता है जिसका नाम अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर है। उसके बाद दूसरा स्फिंक्टर स्टमक के शुरू पर है, इसको कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। और थर्ड स्फिंक्टर आपके स्टमक के एंड पर है, इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अब तक के टॉपिक्स में आप 3 स्फिंक्टर्स पढ़ चुके हैं, अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर, और 2 स्फिंक्टर आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, कार्डिक एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सुपीरियर कॉलेज, जो कार्डिक स्फिंक्टर है ये एक स्मूथ मसल्स का बना हुआ रिंग है जो स्टमक के अपर एंड के ऊपर होता है। इस कार्डिक स्फिंक्टर का काम ये है कि आपके स्टमक में जो एसिडिक फूड है वो आपके स्टमक से ऊपर एसोफेगस में ना जाए। ये कार्डिक स्फिंक्टर का फंक्शन है। जिन लोगों का ये कार्डिक स्फिंक्टर प्रॉपर फंक्शन ना करे, यानी कि वो कार्डिक स्फिंक्टर प्रॉपरली बंद ना हो, तो उन लोगों की जो स्टमक की एसिडिक फूड है वो ऊपर एसोफेगस में जाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपकी एसोफेगस में बर्निंग सेंसेशन होती है, जिसको हार्ट बर्न और पायरोसिस का नाम दिया जाता है। अब वो हार्ट बर्न, जिसको उर्दू में कहते हैं तेज़ाबियत और इंग्लिश में हार्ट बर्न और बायोलॉजिकली इसको पायरोसिस कहते हैं, उसमें एक वजह क्या है कि आपका जो कार्डिक स्फिंक्टर है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं है, जिसकी वजह से स्टमक से एसिडिक फूड आपकी एसोफेगस में ऊपर आपकी खुराक की नाली में आ रही है। अभी जो आपकी खुराक की नाली है ये आपके चेस्ट से गुजर के गले तक जा रही है, तो जहाँ जहाँ से आपकी खुराक की नाली गुजर रही है उस एसिडिक फूड के खुराक की नाली में आने की वजह से आपको पूरी फूड पाइप में बर्निंग सेंसेशन हो रही है, विच इज़ नॉन एज हार्ट बर्न और पायरोसिस। ये जो कार्डिक स्फिंक्टर है ये सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ओपन होता है। जब ऊपर से पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू बोलस आ रहा होता है, तो बोलस जैसे ही यहाँ तक पहुँचता है तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से ये स्फिंक्टर ओपन होता है, बोलस स्टमक में गिर जाएगा, ये स्फिंक्टर फिर बंद हो जाएगा। यानी कि कार्डिक स्फिंक्टर हमेशा बंद रहेगा, कुछ सेकंड्स के लिए ओपन होगा जब बोलस ने स्टमक तक पहुंचना होगा। डियर स्टूडेंट्स, स्टमक के एंड के ऊपर जो दूसरा स्फिंक्टर है इट इज़ नॉन एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर इस चीज़ को कंट्रोल करेगा कि आपके स्टमक में जो फूड है वो कब स्टमक को छोड़ के आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाएगी, तो इसको आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर रेगुलेट करेगा। तो ये हमने स्टमक के स्फिंक्टर्स के बारे में पढ़ा। स्टमक की एनाटॉमी पे हम आ जाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने स्टमक का जो एक पोर्शन है इसको इनलार्ज किया, तो आपको नज़र आएगा कि स्टमक की जो इनर मोस्ट लेयर है इट इज़ नॉन एज म्यूकोजा। उसके बाद आती है सब म्यूकोजा, फिर उसके बाद मस्कुलरिस लेयर आती है जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और ओब्लिक मसल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जिनको सिरोजा और सब सिरोजा लेयर कहते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें तो सबसे आउटर मोस्ट आपके स्टमक की जो लेयर है इट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड दिस लेयर इज़ नॉन एज सिरोजा।
अगर आप दरमियान में आ जाएं तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें से मेन चीज़ का हम जिक्र करेंगे कि सेंटर वाली लेयर में आपके स्टमक में स्मूथ मसल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने दो मसल्स का जिक्र किया है, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इसके अलावा ओब्लिक मसल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मसल्स हैं ये फूड को ग्राइंड करना, फूड को एंजाइम के साथ मिक्स करना और पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर स्टमक की जो सबसे अंदर वाली इनर मोस्ट लेयर है, जिसको म्यूकोजा कहते हैं, ये भी कनेक्टिव टिश्यूज़ की है, लेकिन इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट और स्ट्रक्चर मौजूद है विच इज़ नॉन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन सेल्स। तो अब हमारा जो मेन एम है इस टॉपिक का वो ये समझना है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है। इसमें आप देख सकते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ये वाला एरिया गैस्ट्रिक ग्लैंड है और इसके ऊपर आप ये देख रहे हैं गैस्ट्रिक पिट्स हैं। ये गैस्ट्रिक पिट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिनमें से गैस्ट्रिक जूस शावर की तरह रिलीज़ होता है। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जिस तरह हमारे बाथरूम्स में लगे हुए जो शावर हैं उनसे जब पानी रिलीज़ होता है तो वो रूम के सेंटर में आके गिरता है। इसी तरह आपके गैस्ट्रिक पिट्स में से जब गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता है तो वो ऐसे शावर की तरह रिलीज़ होता है, दरमियान में आके गिरता है जहाँ पे आपकी फूड होती है। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि वो गैस्ट्रिक जूस आपके स्टमक की दीवार के साथ साथ नीचे नहीं आता, वरना वो स्टमक को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनमें हम तीन तरह के सेल्स पढ़ते हैं। नंबर 1 म्यूकस सेल्स, और इनको नेक सेल्स भी कहा जाता है, और नाम से जाहिर है कि ये म्यूकस की सिक्रीशन करते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है। फिर पेराइटल सेल्स हैं जिनसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है, इनको ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहा जाता है। फिर चीफ सेल्स होते हैं जिनको जाइमोजन सेल्स भी कहा जाता है, और इनसे एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं विच इज़ नॉन एज पेप्सिनोजन। तो तीन टाइप के सेल्स हैं। आई वुड लाइक टू रिपीट द नेम ऑफ सेल्स फॉर यू। नंबर 1 म्यूकस, नंबर 2 पेराइटल एंड नंबर 3 चीफ सेल्स। इसको अगर हम फर्दर मैग्नीफाई करें तो ये चीफ सेल्स हैं। नो डाउट चीफ कहने की वजह ये है कि ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है। पेराइटल सेल्स हैं, ये थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं, इनका काम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज़ करना। और जो आपके चीफ सेल्स हैं जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हैं, इनका काम है पेप्सिनोजिन को रिलीज़ करना। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सुपीरियर कॉलेज, आपको पता है कि पेप्सिनोजिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है लेकिन इनएक्टिव है। तो पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए आपको HCl रिक्वायर्ड है जो पेराइटल सेल से रिलीज़ हो रहा है। ये इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करेगा पेप्सिन में। और स्टूडेंट्स, जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड पेप्सिन है, यानी कि जो पेप्सिन पहले ही एक्टिवेट हो गया है, उस पेप्सिन में भी ये एबिलिटी मौजूद है कि वो नए आने वाले पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट कर सके। तो हमने सीखा कि पेप्सिनोजिन इज़ एक्टिवेटेड बाय 1 HCl एंड नंबर 2 ऑलरेडी एक्टिवेटेड पेप्सिन, जो आपके स्टमक में मौजूद था, जो पहले एक्टिवेट हो चुका था। हमारे जो स्टमक के फंक्शंस हैं ये असल में आपके गैस्ट्रिक जूस पे डिपेंड करते हैं। स्टमक का जो पहला फंक्शन आपने डिस्कस किया कि फूड को स्टोर करना ताकि आपको बार बार ना खाना पड़े। नंबर 2, फूड को ग्राइंड करना, फूड को मज़ीद छोटे साइज़ में कन्वर्ट करना। नंबर 3, फूड की मिक्सिंग करना एंजाइम के साथ। यहाँ जो फंक्शन ऑफ स्टमक की बात की जा रही है, यहाँ हमारे फंक्शन से हम यहाँ पे मतलब ले रहे हैं केमिकल डाइजेशन इन स्टमक, कि स्टमक में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और केमिकली वो किस तरह फूड की डाइजेशन में हमारे लिए रोल प्ले कर रही हैं। नंबर 1, गैस्ट्रिक जूस में
रिलीज़ होने वाला म्यूकस। आपने 3 तरह के सेल्स पढ़े गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के, जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं। तो नंबर 1 उसमें कंपोनेंट है म्यूकस। म्यूकस का काम है कि ये स्टमक के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है ताकि स्टमक में मौजूद एंजाइम्स और एसिड आपके स्टमक को कोई नुकसान ना दे, और अगर आपके स्टमक को कोई नुकसान हुआ तो उस डिज़ीज़ को हम अल्सर का नाम देते हैं। ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में सेकंड कंपोनेंट था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नो डाउट बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसकी pH 2 to 3 होती है, और ये पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट करता है इनटू पेप्सिन। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक काम है कि ये आपकी फूड को सॉफ्ट करता है, और अगर आपने फूड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया खा लिया है तो ये उसको किल करेगा। फिर नंबर 3 आता है पेप्सिन। पेप्सिन असल में इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है पेप्सिनोजिन, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट करता है इनटू पेप्सिन। ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड जो पेप्सिन है वो उसको एक्टिवेट करता है। तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना, और प्रोटीन्स की डाइजेशन के बाद पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देना। ये आपके पेप्सिन का फंक्शन है। हमारा जो स्टमक है ये एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। एंडोक्राइन का मतलब है कि स्टमक से कुछ हार्मोन भी रिलीज होते हैं। इससे पहले आपने जो पढ़ा था वो स्टमक का एक्सोक्राइन फंक्शन था, जिसमें आपने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का पढ़ा। ये स्टमक का एंडोक्राइन फंक्शन है, गैस्ट्रिन हार्मोन। ये आपके स्टमक से रिलीज़ होता है। कब रिलीज़ होता है कि जब आप प्रोटीन वाली फूड खाएं, और प्रोटीन वाली फूड में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ शामिल है? मीट, बीफ, चिकन या एग वाइट पोर्शन, ये प्रोटीन वाली फूड्स हैं। तो जब आप ऐसी को फूड खाएं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, तो वो आपके स्टमक में जाके प्रोटीन क्या करेगी? आपके स्टमक के सेल्स को स्टिमुलेट करेगी, और वो सेल्स क्या रिलीज़ करेंगे? गैस्ट्रिन हार्मोन। अब माय डियर स्टूडेंट्स, जो हार्मोन है इसका लाजमी है कि ये पहले ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाके फिर ये अपने टारगेट पे पहुंचेगा। तो जब आपका स्टमक गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज़ करेगा तो वो स्टमक से रिलीज़ होकर ब्लड में जाएगा, और ब्लड से ट्रैवल करता हुआ जब वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर आएगा तो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को मज़ीद स्टिमुलेट करेगा, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पहले से ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस बनाना शुरू कर देंगे, जिसमें म्यूकस, पेप्सिनोजिन और HCl शामिल है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि गैस्ट्रिन इज़ अ हार्मोन, तो इस हार्मोन का पहले ब्लड में जाना ज़रूरी है, फिर ब्लड से ये अपने टारगेट पे पहुंचेगा, और इसका टारगेट क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक में ही मौजूद हैं। तो ये वहाँ पे उनको एक्टिवेट करेगा और उनकी फंक्शनिंग को इन्हांस करेगा।